हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो डिस्कशन में हम 16th ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम का कंप्लीट प्रैक्टिस पेपर डिस्कस करेंगे। इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस हैं और ये जो 100 क्वेश्चन है इनको हम दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। पहले पार्ट में 50 क्वेश्चन एंड सेकंड पार्ट में 50 क्वेश्चन। इससे क्या होगा कि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, आप लोग बोर नहीं होंगे। और जो सेकंड पार्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप एलएलबी स्टूडेंट्स के लिए है या जो लोग एलएलबी कर चुके हैं उनके लिए है। ये मैंने कुछ लीगल ड्राफ्ट प्रिपेयर किए हैं इन टॉपिक्स के ऊपर, और ये जो लीगल ड्राफ्ट हैं ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको मिल जाएंगे। बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे मैं आपको लीगल ड्राफ्ट प्रोवाइड कराऊंगा, और ये जो लीगल ड्राफ्ट हैं ये आपके इंटर्नशिप में भी यूज़ आते हैं और जब आप प्रैक्टिस में आते हैं तब भी आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होते हैं। तो आप एक बार ये टॉपिक लिस्ट देख लीजिए, और इन लीगल ड्राफ्ट से जुड़ी हुई कोई भी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, और व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मैं यहाँ भी लिख देता हूँ 7428552565 7428552565। ठीक है, आप लोग व्हाट्सएप करके लीगल ड्राफ्ट के बारे में मुझसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, डिटेल ले सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल प्राइस में मैं आपको ये अवेलेबल कराऊंगा। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन पेपर पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, सिविल प्रोसीजर कोड अप्लाइज टू ऑल एक्शन पेंडिंग एज वेल एज फ्यूचर। जो सीपीसी होता है वो आपके पेंडिंग एक्शन के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है, फ्यूचर के भी एप्लीकेबल होता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन वाज सीपीसी इनेक्टेड? सिविल प्रोसीजर कोड कब इनेक्ट हुआ था? ये हुआ था 1 जनवरी 1909, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, मीन प्रॉफिट इन सीपीसी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन। जो मीन प्रॉफिट है वो किस सेक्शन में डिफाइन है? ऑप्शन सी, सेक्शन 2 क्लॉज 12 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट सेक्शन 9 ऑफ सीपीसी? धारा 9 के तहत कौन सा जो कथन है वो सही है? तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं, द कोर्ट शैल हैव जुरिडिक्शन टू ट्राई ऑल सूट ऑफ अ सिविल नेचर एक्सेप्टिंग सूट्स ऑफ विच देयर कॉग्निजेंस इज एक्सप्रेसली बार। सेकेंड ऑप्शन, द कोर्ट शैल हैव जुरिडिक्शन टू ट्राई ऑल सूट ऑफ सिविल नेचर एक्सेप्टिंग सूट ऑफ विच देयर कॉग्निजेंस इज इम्प्लाइडली बार। तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। और इसमें थर्ड ऑप्शन देखिए, द कोर्ट शैल हैव जुरिडिक्शन टू ट्राई ऑल सूट ऑफ सिविल नेचर एक्सेप्टिंग सूट ऑफ विच देयर कॉग्निजेंस इज आइदर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। सेक्शन 9 जब आप पढ़ेंगे तो एज इट इज़ इसमें यही स्टेटमेंट लिखा हुआ है। तो जो कोर्ट है उसके पास जुरिडिक्शन होता है कि वो किसी भी तरीके के सिविल नेचर का जुरिडिक्शन होता है, लेकिन उनको छोड़ के एक्सेप्ट जो एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सूट फॉर पार्टीशन of joint immovable property shall be instituted in the court within the local limit of whose jurisdiction। अब जो सूट आता है पार्टीशन सूट जो आता है जॉइंट इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, तो वो किस जुरिडिक्शन में आता है? जहां पे प्रॉपर्टी सिचुएटेड होती है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, रेस जुडिकाटा इज डिस्कस्ड अंडर विच सेक्शन ऑफ सीपीसी? जो रेस जुडिकाटा है वो किस सेक्शन में डिस्कस है? काफी इजी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। क्वेश्चन नंबर 7, प्रिंसिपल ऑफ रेस सबजुडाइस इज प्रोवाइड। जो रेस सबजुडाइस है वो किस सेक्शन में प्रोवाइड किया गया है? ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए मैं बता देता हूँ, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, सेक्शन 10 में रेस सबजुडाइस का प्रिंसिपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इम्पोजिशन ऑफ कंपनसेटरी कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉल्स और वैक्सियस क्लेम्स और डिफेंस इज डील्ड अंडर। तो जो फॉल्स और वैक्सियस क्लेम है उसके ऊपर जो कंपनसेटरी कॉस्ट है वो डिस्कस किया गया है सेक्शन 35A में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए रिजाइडिंग इन दिल्ली बीट्स बी इन चेन्नई। ए जो कि दिल्ली में रहता है वो बी को जाकर चेन्नई में कूट देता है। अभी बी जो है वो कहाँ सूट फाइल करेगा? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, चाहे तो वो दिल्ली में कर सकता है या चेन्नई में, इधर दिल्ली और चेन्नई। ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, विच प्रोविजन अंडर सिविल प्रोसीजर कोड डील्स विद सब्सटीट्यूटेड सर्विस ऑफ समवन अपॉन डिफेंडेंट। तो इन निम्नलिखित में से मतलब इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो सब्सटीट्यूटेड सर्विस ऑफ समवन से रिलेटेड है? तो ऑर्डर 5 रूल 20 जब आप पढ़ोगे तो उसमें सब्सटीट्यूटेड सर्विस ऑफ समवन की बात की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ऑर्डर 5 रूल 10। अगला क्वेश्चन है, इंडियन एविडेंस एक्ट वाज ड्राफ्टेड बाय। इंडियन एविडेंस एक्ट किसने ड्राफ्ट किया था? ऑप्शन ए, सर जेम्स एफ स्टीफन।
क्वेश्चन नंबर 12, विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट इज बेस्ड ऑन इंग्लिश डॉक्ट्रिन रेस जस्टे? तो रेस जस्टे किसमें है? सेक्शन 6 में है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13, लॉ ऑफ एविडेंस। लॉ ऑफ एविडेंस कैसी है? लेक्स फोरी बोला जाता है, तो 13 ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, द क्वेश्चन वेदर ए मर्डर्ड बी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्ट्रगल, मार्क ऑन द ग्राउंड प्रोड्यूस्ड बाय द स्ट्रगल एट द प्लेस ऑफ अकरेंस आर अ रिलेवेंट फैक्ट अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट? अब देखिए प्रश्न ये है, क्वेश्चन ये है कि क्या ए ने बी की हत्या की है? तो अब यहाँ पे जो कंडीशन है द कोर्स ऑफ स्ट्रगल, अब जब ए ने बी का मर्डर किया तो स्ट्रगल के दौरान उसके मार्क्स ग्राउंड पे आ गए, जो उसके निशान वगैरह हैं वो ग्राउंड पे आ गए, तो ये किस सेक्शन में रिलेवेंट हो जाएगा? ये सेक्शन 7 में रिलेवेंट है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये सेक्शन 7 का इलस्ट्रेशन है, तो आप लोग इलस्ट्रेशन बहुत ध्यान से पढ़िए, एआईबी में काफ़ी पूछे जाते हैं। ऑल इंडिया बार का एग्जाम हो या आपका जुडिशरी का एग्जाम हो, एपीओ का एग्जाम हो, इलस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15, द प्ली ऑफ एलिवाई इज गवर्न बाई विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट? प्ली ऑफ एलिवाई किस में है? ये सेक्शन 11 ऑप्शन बी। 15 आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 16, एन एक्सपर्ट ओपिनियन अंडर सेक्शन 45। जो एक्सपर्ट ओपिनियन होते हैं सेक्शन 45 में, उनका जो ओपिनियन होता है वो सपोर्टिव और कोरोबरेटिव इन नेचर होता है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि एक्सपर्ट ओपिनियन कौन कौन से होते हैं, जैसे फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट है या हैंड राइटिंग एक्सपर्ट है। तो जितने भी बताए गए हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कौन कौन एक्सपर्ट ओपिनियन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, द क्वेश्चन इज वेदर एक्स वॉज द लेजिटिमेट सन ऑफ वाई। अब प्रश्न ये है कि जो एक्स है क्या वो बाई का धर्मज पुत्र है? अब फैक्ट क्या बता रहा है? तथ्य ये है, द फैक्ट दैट एक्स वॉज ऑलवेज ट्रीटेड एज सच बाई मेंबर्स ऑफ द फैमिली। अब जो एक्स है मतलब जो लड़का है वो हमेशा ऐसे ट्रीट किया जाता है कि मानो उनके घर का सदस्य हो। तो ये रिलेवेंट है, बिल्कुल रिलेवेंट हो जाएगा सेक्शन 50 में। इट इज़ रिलेवेंट एज पर सेक्शन 50। जब सेक्शन 50 पढ़ोगे तो उसका इलस्ट्रेशन है ये, मैंने बताया कि इलस्ट्रेशन इज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन नंबर 17 ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, सेक्शन 112 112 जो इंडियन एविडेंस एक्ट का है क्या प्रोवाइड करता है? दैट अ चाइल्ड वुड बी ट्रीटेड एज लेजिटिमेट इफ आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ही ऑब्लिक सी हैज़ बीन बोर्न। 280 दिन की मियाद बताई गई है। 280 दिन के अंदर अगर कोई लड़का या लड़की बॉर्न किसी का बर्थ होता है तो वो लेजिटिमेट माना जाएगा। ठीक है, 280 डेज है सेक्शन 112 में। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, देखिए यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो गया। द डिस्प्ले ऑफ आर्टिकल इन अ शोरूम विद प्राइसेस अमाउंट टू, जो शोरूम में देखते होंगे आप कि प्राइस लगे रहते तो इन्विटेशन टू ऑफर होता है। टेंडर क्या है? ये भी एक इन्विटेशन टू ऑफर है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। अब जो कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी? व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर, जब वो नॉलेज के प्रपोजर के नॉलेज में आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 21 ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अ कॉन्ट्रैक्ट विद और बाय अ माइनर। माइनर के द्वारा करा हुआ कॉन्ट्रैक्ट या माइनर के साथ किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है, ये जुडिशरी के एग्जाम में भी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 23, फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज प्रोवाइडेड बाय विच सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो फ्रस्ट्रेशन किस में प्रोवाइड की बताई गई है? डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन सेक्शन 56 में। क्वेश्चन नंबर 24, ए एग्री विद बी टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, द एग्रीमेंट इज वॉइड। अब क्वेश्चन ये है कि ए बी सहमत होते हैं कि वो जादू के द्वारा किसी चीज़ को हासिल कर लेगा, हैं, खोज देगा। तो ये कैसा है? ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा सेक्शन 56 के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 25, तो 24 का आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। 25 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो जो शेयर है वो बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं है। 25 ए, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26, विच सेक्शन ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट प्रोहिबिट्स फाइलिंग अ केस अगेंस्ट द गवर्नमेंट। अब कौन सा सेक्शन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में है जो प्रोहिबिट करता है कि आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस नहीं कर सकते? तो सेक्शन 6 करता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, डिसिप्लिनरी कमेटी ऑफ बार काउंसिल इज कन्फर्ड द पावर ऑफ सीपीसी अंडर पावर ऑफ सिविल कोर्ट अंडर सीपीसी 1908 बाई। अब ये किस सेक्शन के द्वारा मिला हुआ है?
तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन बी हो जाएगा, सेक्शन 42। देखिए ये जो सेक्शन वाले क्वेश्चन है ना, जिसमें पूछा जाता है किस सेक्शन में क्या बोला गया है, इस सेक्शन में क्या बोला गया है, तो इसमें ना आप स्टेटमेंट पर ध्यान ना देके जो ऑप्शन दिए गए हैं उन ऑप्शन से, क्योंकि ओपन बुक एग्जाम है तो ऑप्शन देख के डायरेक्ट खोल के आप डायरेक्ट स्टेटमेंट से टैली कर सकते हो, तो इस तरीके से जल्दी सही हो जाता है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है राइट ऑफ प्री ऑडियंस इज प्रोवाइड। तो राइट ऑफ प्री ऑडियंस किस में प्रोवाइडेड है? सेक्शन 23 ऑफ एडवोकेट एक्ट में। अगला क्वेश्चन, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। अब जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है वो किस में मैंडेटरी है? वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में है, सेक्शन क्वेश्चन नंबर 29 ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मीन्स एनी डिस्प्यूट और डिफरेंस बिटवीन। अब जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता है वो किस किस के बीच में होता है? एक मिनट, हाँ, क्वेश्चन नंबर 30 वो किस किस के बीच में होता है? तो क्वेश्चन नंबर 30 आप देखेंगे एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयर्स के बीच में, एम्प्लॉय या वर्कमैन के बीच में, या वर्कमैन वर्कमैन के बीच में, या मास्टर या वर्कमैन के बीच में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मास्टर और वर्कर के बीच में नहीं होता, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले 3 सही हैं इसमें, ये इनके बीच में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट माना जाता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि हु वाज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया व्हेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पीआईएल वाज इंट्रोड्यूस्ड। उस समय चीफ जस्टिस कौन थे जब पीआईएल यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन अपने यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया है इंडियन जुडिशियल सिस्टम में? तो जस्टिस पी.एन. भगवती, इन्हीं के टाइम पे आया था। क्वेश्चन नंबर 32, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन वाज डिक्लेयर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल। अब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन किस केस में कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था? रे दिल्ली लॉ एक्ट केस में। क्वेश्चन नंबर 32 ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इशूड अ नंबर ऑफ डायरेक्शन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ वुमेन इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ प्रोस्टिट्यूशन एंड टू रिहेबिलिटेट देयर चिल्ड्रन थ्रू वेरियस वेलफेयर मेजर्स एंड सो एज टू प्रोवाइड देम विद डिग्निटी ऑफ पर्सन। ये गौरव जैन का एक केस हुआ था। इस गौरव जैन वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी सारी गाइडलाइन इशू करी थी। कुछ जो जैसे जो वुमेन्स हैं वो वेरियस फॉर्म्स ऑफ प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व रहती थी, तो उनके प्रिवेंशन के लिए और उनके चाइल्ड के रिहेबिलिटेट के लिए वेरियस वेलफेयर मेजर के थ्रू उनकी डिग्निटी को इंश्योर करना, उनके मीन्स ऑफ लिवलीहुड को इंश्योर करना, या सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंश्योर करना। ये गौरव जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी सारी गाइडलाइन इशू करी थी। तो ये केस आप याद रखिए, ऑल इंडिया बार एग्जाम ने ये क्वेश्चन 1-2 बार पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट 2008 डील्स विद द वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स? इसका 34 ऑप्शन बी हो जाएगा, सेक्शन 10A। क्वेश्चन नंबर 35, इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट मीन। इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट माने क्या है? फैक्ट्री, माइन, अ प्लांटेशन। तो इसमें ये फैक्ट्री, माइन, प्लांटेशन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में आता है, इंडस्ट्री नहीं आएगी, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगर आपको किसी क्वेश्चन पर डाउट हो, किसी क्वेश्चन के आंसर पे, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 36, स्ट्राइक शुड बी कॉल्ड ओनली इफ एटलीस्ट। अब ये जो स्ट्राइक है वो कम से कम कितने परसेंट लोगों के द्वारा बुलाई जा सकती है? तो कम से कम 15%। तो जो स्ट्राइक है कम से कम 15% लोगों के द्वारा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 37, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड इज एस्टेब्लिश्ड अंडर विच एक्ट। तो जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड है वो किस एक्ट में एस्टेब्लिश हुआ था? ये ट्रेडमार्क एक्ट 1999 में। क्वेश्चन नंबर 37 ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एडम स्मिथ हैज इन्यूमरेटेड कैनन्स ऑफ टैक्सेशन विच आर एक्सेप्टेड यूनिवर्सली दे आर। अब जो एडम स्मिथ है उन्होंने कुछ टैक्सेशन को लेके बताया था, तो इसका ऑप्शन डी है, इक्वलिटी, सर्टेनिटी, कन्वीनियंस एंड इकोनॉमी। ये क्वेश्चन AIB में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 38, फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया इनकम टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस बाई सर जेम्स विल्सन। अब सर जेम्स विल्सन ने किस समय इनकम टैक्स अपने यहाँ इंट्रोड्यूस किया था? 1860 में। ये क्वेश्चन भी AIB में रिपीटेड है। क्वेश्चन नंबर 39 ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 40, द लाइबिलिटी अंडर सेक्शन 138 ऑफ NI एक्ट। जो 138 NI एक्ट में लाइबिलिटी वो कैसी है? वो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है। क्वेश्चन नंबर 40 ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 आर।
तो जो ऑब्जेक्टिव है लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 का, वो क्या है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, एन एक्ट टू अमेंड द लॉ फॉर द एक्विजिशन ऑफ लैंड फॉर पब्लिक पर्पज एंड फॉर कंपनीज। क्वेश्चन नंबर 41, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 2cc ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट क्लोजर मीन्स, अब क्लोजर का मीन्स पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, द परमानेंट क्लोजिंग डाउन ऑफ अ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और पार्ट देयर ऑफ। क्वेश्चन नंबर 42, ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, इन विच केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट वेदर टीचर आर नॉट वर्कमैन, तो ये किस में बोला था कि टीचर वर्कमैन नहीं है? ये बोला गया था ऑप्शन डी, सुंदरम्बल वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ गोवा। अगला क्वेश्चन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब फोर्स में आया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 अप्रैल 1986 को। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 डिफाइंस टर्म कंज्यूमर, अब किस सेक्शन में डिफाइन है कंज्यूमर? सेक्शन 21D में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 46, 46 देखते हैं क्या है। अब इसमें पूछा गया कि जो 7 लैम्प्स ऑफ एडवोकेसी है वो क्या है, मतलब जो एक जस्टिस थे अबोट पेरी करके, उन्होंने 7 लैम्प्स ऑफ एडवोकेसी बताए हैं, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑनेस्टी, करेज, इंडस्ट्री, विट, एलोक्यूजेंस, जजमेंट एंड प्रोफेशनलिज्म, दीज आर द 7 लैम्प्स ऑफ एडवोकेसी। तो इस क्वेश्चन को आप याद कर लीजिए, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। इसमें कई सारे क्वेश्चन रिपीटेड भी हैं, कई बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47, इसका मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर इन पब्लिक कंपनी, तो पब्लिक कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने होते हैं? 3। क्वेश्चन नंबर 47, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। सुप्रीम कोर्ट हैज लीगलाइज लिविंग विल्स एंड पैसिव यूथेनेसिया सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन इन द केस, अब सुप्रीम कोर्ट ने जो लिविंग विल और पैसिव यूथेनेसिया को किस केस में लीगलाइज किया था? ऑप्शन नंबर बी, कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018। क्वेश्चन नंबर 49, सेक्शन 66A ऑफ IT एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, वॉज हेल्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और श्रेया सिंगल का केस आया था, ऑप्शन सी, श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का जो सेक्शन 66A है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आया ये। क्वेश्चन नंबर 50, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 49 ऑफ एडवोकेट एक्ट ऑफ 1961 द बार काउंसिल ऑफ इंडिया हैज़ पावर टू मेक रूल्स, अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास कौन कौन से पावर हैं रूल बनाने के? क्वेश्चन नंबर 50, ऑप्शन डी, ये सारे ही पावर हैं। आप लोग इसे एक बार पढ़ लीजिए, जो भी तीनों पावर हैं, ये क्वेश्चन आता ही है। क्वेश्चन नंबर 51, द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ लिबर्टी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द एक्सप्रेशन लिबर्टी इज फॉलोड बाय द वर्ड, अब लिबर्टी कितनी तरीके की बताइए? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2-3 चीज़ प्रीएम्बल से याद कर लीजिए, एक तो लिबर्टी कितने तरीके की है, अब जैसे इक्वलिटी ऑफ स्टेटस और अपॉर्चुनिटी होती है। एक बार किसी एग्जाम में पूछा था, शायद PCS यूपी PCS का एग्जाम था, उसमें पूछा था जस्टिस कितने तरीके का होता है, तो जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल होता है। तो जो भी वर्ड हैं उनके कितने तरीके के, लिबर्टी कितने तरीके की है, इक्वलिटी कितने तरीके की है, जस्टिस कितने तरीके, ये आप याद कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और प्रीएम्बल में अमेंडमेंट कब हुआ? 42nd अमेंडमेंट से कुछ वर्ड ऐड किए गए थे, है ना, तो वो आप लोग याद रखिए, बहुत पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 52, मॉर्ले मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म इज एसोसिएटेड विद विच एक्ट, जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म है वो आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो डिस्कशन में इसी 52 क्वेश्चन तक डिस्कस करते हैं, और अभी दूसरी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि देखो ये 19 मिनट की वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है, मुझे ध्यान नहीं रहा, मैं 52 क्वेश्चन तक आ गया हूँ। अभी अगली वीडियो में हम 53 से डिस्कस करेंगे, और जो पार्ट सेकंड है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इस वीडियो की जो PDF है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर करूँगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो डिस्कशन में बस इतना ही है, सेकंड वीडियो मिलते हैं आपसे। थैंक यू।